अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉस्ट शीट का, कॉस्ट शीट जब बनाते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि कल बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन कल जो मैंने डिस्कशन किया था दैट वाज अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, ये डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। मुझे बताओ, जब मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट शीट की, तो डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं? बेटा ऑलवेज हम रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं, लेकिन क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि जो कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं ये करंट ईयर की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो करंट ईयर की कॉस्ट शीट में करंट ईयर का एक्सपेंस ही होना चाहिए, उसमें प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं आ सकता है। करंट ईयर की कॉस्ट शीट में करंट ईयर का एक्सपेंस ही होना चाहिए। तो मटेरियल करंट ईयर में मटेरियल जो परचेज हुआ वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है, करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। इसीलिए जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं तो वहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? उसके बाद हम बात करें रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कैसे होता है, ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये क्या बन जाता है? आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम बन जाता है। फिर डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट ऑफ द मेन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी है, तो उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं, तो इसमें फिक्स ओवरहेड्स भी हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो एक एक यूनिट के वजह से नहीं होते हैं, वो सारे ओवरहेड्स हैं। वो सारे कौन से हैं? ओवरहेड्स हैं। तो मुझे बताओ, ओवरहेड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स दोनों हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल के एग्जांपल में बटन वेरिएबल एग्जांपल है, वेरिएबल ओवरहेड्स का एग्जांपल है, बटन इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन हाँ, मैं कल का क्लास अपलोड करवाता हूँ, अब भी करवाता हूँ। मैंने कल का क्लास अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अब भी करवा देता हूँ, क्योंकि कल के क्लास के बगैर आज का क्लास नहीं समझ में आएगा, आज के बगैर कल नहीं समझ में आएगा। ये सबकी अपनी अपनी कनेक्टिविटी है, ऐसा है। तो ये डिस्कशन मैंने किया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, उसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्या लेस करते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कल डिस्कशन किया था मैंने ये। तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर में जो हमने प्रोडक्शन किया, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी, करंट ईयर में हमने फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसे हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री में से जो भी यूनिट्स बाहर निकलेंगे वो फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स बाहर निकलेंगे, तो वो फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, तो उसे हम कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दें, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दें। कल मैंने बताया था ना कि फैक्ट्री में से जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या ऑफिस मतलब फैक्ट्री में से बाहर निकल के कहाँ जाता है? ये सीधा जाता है वेयरहाउस में, तो बीच में ऑफिस आती है ना, तो ऑफिस वाला अपने ओवरहेड चिपकाता है उसको। तो ऑफिस ओवरहेड्स में भी दोनों हो सकते हैं थियोरेटिकली, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। जनरली ऑफिस में वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं होते हैं, लेकिन थियोरेटिकली आ सकता है कि ऑफिस में वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना राहुल, राहुल स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ऑफिस में वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, तो ऑफिस में फिक्स ओवरहेड्स भी हो सकते हैं बेटा। ओके, तो मुझे बता, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमें कौन सा हमें ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। उसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं, तो क्या मिल जाता है? सीओजीएस मिल जाता है। इसमें हम सीओजीएस का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें क्या ऐड करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता है। और उसमें क्या ऐड कर देते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? सेल्स मिल जाता है। कल मैंने डिस्कशन जो कर रहा था, ये डिस्कशन था मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं वापस एक बार डिस्कस करूं, क्योंकि इसके बगैर डिफरेंस नहीं समझेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का और इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। पहले मुझे बताओ, ये जब डिस्कशन कर रहा हूं तो मेरा डिस्कशन सिर्फ फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री, ऑफिस और वेयरहाउस, ये तीन बात होती है। मैं ऑफिस और वेयरहाउस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, मैं ऑफिस और वेयरहाउस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस और वेयरहाउस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? ओके, जब भी ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री के पॉइंट भी सोचना है। मुझे बताओ, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनाते हैं, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनाते हैं
तो मुझे बताओगे फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, अभी किसका लेक्चर आ गया है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे मुझे क्या ये प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल लग रहा है, उसके लिए कोई एस्टिमेशन करने की जरूरत है कि वो हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा? ये प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लग रहा है, इसके लिए क्या हमें कोई एस्टिमेशन करने की जरूरत है कि वो तुरंत पता चल जाएगा? बोलो हाँ ना। इसमें कितना, नहीं नहीं, अरे रशिका नहीं यार, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया लगता है फिर तो आपने, अगर किया है तो ऐसा फालतू वाला आंसर नहीं आ सकता था। रशिया कल का लेक्चर अटेंड किया था कि नहीं किया था? अरे भाई जब भी हम ये मार्कर मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तो इस पे कितना मटेरियल लगेगा किया, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। रशिया का ध्यान कहां था फिर बेटा? इसमें कितना मटेरियल लग रहा है इसके लिए थोड़ी एस्टिमेशन करना होगा भाई, पता ही चलता है कि इसमें 100 रुपए का मटेरियल जा रहा है। करेक्ट है? जब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब पता चलता है कि लेबर को हम एक मार्कर पे 50 रुपया दे रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का एस्टिमेशन कभी नहीं होता है। रशिका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बेटा? मटेरियल लेबर को लेके थोड़ी एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन किसको लेके करते हैं? ओवरहेड्स को लेके करते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स कितने लगने वाले हैं ये पता नहीं होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? ओवरहेड्स है ना, तो पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, क्या ये हमें पता है क्या कि पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? क्या ये हमें पता है क्या? नहीं, हमें पता नहीं है बेटा। ये पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आना चाहिए हमें पता नहीं है। पूरे साल में प्रोडक्शन कितना करेंगे क्या एक्यूरेटली बोल सकते हैं क्या? नहीं, बोल नहीं सकते। तो मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो क्या इसमें मटेरियल का खर्चा होना चाहिए? हाँ या ना में आंसर करोगे सब लोग। क्या इसमें मटेरियल का खर्चा होना चाहिए? होना चाहिए। क्या इसमें लेबर का खर्चा होना चाहिए? होना चाहिए। क्या इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी होने चाहिए? होने चाहिए। जो भी खर्चा लगता है वो प्रोडक्ट तक तो जाना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना। जो भी खर्चा लगता है, क्या आपको नहीं लगता ये प्रोडक्ट तक जाना चाहिए? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों? समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो भी खर्चा लग रहा है प्रोडक्ट तक तो जाना चाहिए। कल के लेक्चर के बाद आज का लेक्चर नहीं समझेगा दोस्तों, कल का लेक्चर बहुत जरूरी था। तो डायरेक्ट मटेरियल को एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट लेबर को एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ओवरहेड्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। सर क्यों ओवरहेड को एस्टिमेट करना पड़ता है मुझे बताओ। आप जब भी कॉस्ट एस्टिमेट करोगे तो कब करोगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करोगे कि एंड ऑफ द ईयर में करोगे? कॉस्ट का एस्टिमेशन करोगे, देखो मेरे वर्डिंग्स पे जाओ, कॉस्ट को एस्टिमेट करोगे तो कब करोगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में करेंगे? रिस्पॉन्ड करोगे। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें यार, मुझे ऐसे पढ़ाने को अच्छा नहीं लगता है। कॉस्ट को जब एस्टिमेट करेंगे तो कब करेंगे? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में करेंगे? ऑफ कोर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करेंगे, क्योंकि अगर कोई कस्टमर अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट खरीदने आएगा तो हम क्या ये कहेंगे कि नहीं रुक जा एंड ऑफ द ईयर तक वेट कर ले, और एंड ऑफ द ईयर में प्रोडक्शन होने के बाद हम फिर कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, यानी कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद तुझे प्रोडक्ट बेचेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एस्टिमेट करना होगा। और एस्टिमेट डायरेक्ट मटेरियल का नहीं होता है, डायरेक्ट लेबर का नहीं होता है, एस्टिमेशन ओवरहेड्स का ही होता है, क्योंकि ओवरहेड्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एस्टिमेटेड लगते हैं। पता नहीं होता ना एग्जैक्ट कितने होने वाले हैं, एग्जैक्ट कितने होने वाले पता नहीं होता। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है और हमें ऐसा लग रहा है कि बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हमारे रहेंगे 50,000। बजटेड मतलब एस्टिमेटेड, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है और सोच रहे हैं कि पूरे साल में कितने ओवरहेड्स लगेंगे। हमने सोचा कि 50,000 के, वापस हम सोच रहे हैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो बजटेड यूनिट्स कितने होंगे हम सोच रहे हैं, तो कितने होंगे? 5,000 के। सो ये सब सोचा, तो बताओ इससे क्या मिलेगा? ये सोचने से क्या फायदा होगा? सोचने से ये फायदा होगा, हम इससे एक रिकवरी रेट निकाल पाएंगे, इससे हम एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल पाएंगे। सर ये क्या होता है मुझे बताओ। पर यूनिट मटेरियल का खर्चा इसमें आ गया, आ गया। पर यूनिट लेबर का खर्चा इसमें आ गया, आ गया। तो पर यूनिट हमें ओवरहेड्स भी तो चार्ज करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट रिकवर करेगा ना, उसको भी तो रिकवर करेगा, ओवरहेड को भी तो पर यूनिट रिकवर करेगा। तो कितना रिकवर करेगा? हमने अंदाजा लगाया, हमने एस्टिमेशन लगाया, हमने बजटेड ओवरहेड्स निकाले, तो हमको लगा 50,000 रुपीज का है। बजटेड ओवरहेड्स कितने का है? 50,000 रुपीज का है। और बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 5,000 के हैं। तो बजटेड ओवरहेड्स को अगर बजटेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या 10 रुपया पर यूनिट जो हमें मिलेगा, इससे हम कहते हैं रिकवरी रेट, या तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। कौन सा रेट कहते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट। मतलब ओवरहेड को लेके हम एक एक यूनिट पे
एक मान के चलो ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, करेक्ट है, ये मार्कर पेन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल तो पता चल गया, डायरेक्ट लेबर तो पता चल गया, डायरेक्ट लेबर तो पता चल गया, लेकिन इसमें पर यूनिट ओवरहेड्स कितना जाना चाहिए? तो अभी हमने एस्टिमेशन करके रखा हुआ है, कितना जाना चाहिए? 10 रुपया जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 10 रुपया जाना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। इसमें ओवरहेड्स का कितना जाना चाहिए? इसमें ओवरहेड्स का कितना जाना चाहिए? 10 रुपया जाना चाहिए। ये जो मैंने बोला, क्या ये आपके दिमाग में गया कि नहीं गया? बोलो हाँ या ना। तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। और एब्जॉर्प्शन रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड करोगे बजटेड यूनिट से तो क्या मिल जाएगा? 10 पर यूनिट। ये हमें क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन रेट। जैसे जैसे आप करंट ईयर, ये यहां से बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे, एक एक यूनिट क्या 10-10 रुपया ओवरहेड का एब्जॉर्ब करेगा? एक एक यूनिट क्या 10-10 रुपया ओवरहेड का एब्जॉर्ब करेगा? तो बताओ ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? बताओ ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? रिस्पॉन्स करोगे। ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? अथर्व ने कहा एंड ऑफ द ईयर में। बाकी बच्चों का कहना क्या है? रिस्पॉन्स करे यार। ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? राहुल ने कहा एंड ऑफ द ईयर। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? फटाफट बोलो। बाकी बच्चे क्या बोल रहे? बोलो फटाफट। ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि एंड ऑफ द ईयर में? बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। करीना बोल रही है एंड ऑफ द ईयर में। नहीं, ओवरहेड ना बिगिनिंग में होते हैं ना एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर होते हैं भाई। क्या एंड में आके ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाओगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा? ओवरहेड न बिगिनिंग में एब्जॉर्ब होता है ना एंड में एब्जॉर्ब होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। अथर्व, राहुल, करीना, रशिका, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ओवरहेड एंड में कैसी फालतू वाली बातें कर रहे हो? तो क्या प्रोडक्ट होने के बाद, सब प्रोडक्शन होने के बाद एब्जॉर्ब करवाओगे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे एब्जॉर्ब करवाओगे? बोलो हाँ है ना। कैसे एब्जॉर्ब करवाओगे? प्रोडक्शन होने के बाद एब्जॉर्ब करवाओगे कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे एब्जॉर्ब करवाओगे? वैसे वैसे एब्जॉर्ब होगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ओवरहेड एब्जॉर्ब कब होते हैं? तो ड्यूरिंग द ईयर एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? ड्यूरिंग द ईयर एब्जॉर्ब होते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे? तो बताओ, टोटल मिला के 4000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए और हमारा एस्टिमेशन कितने का था? बोलो 5000 का था। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने किए 4000 यूनिट्स ने? 10 रुपए के हिसाब से 40,000 के ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए। मान के चलो मेरे हाथ में जो है ना ये 4000 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 4000 यूनिट्स है। तो बताओ ये 4000 यूनिट्स ने कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब करके रखा है? 10 रुपए के हिसाब से क्या 40,000 का ओवरहेड एब्जॉर्ब करके रखा है क्या? बोलो हाँ है ना। हाँ, 40,000 का ओवरहेड एब्जॉर्ब करके रखा है। फिर मैंने यहाँ पे अलग अलग केस बना दिए। एक्चुअल ओवरहेड्स कितना आया? 50,000। मतलब बजटेड कितना था? सोचा था 50 और हुआ भी कितना? 50। लेकिन प्रोडक्शन कितना सोचा था हमने? कितना होगा? 5,000 और प्रोडक्शन हुआ कितना? 4,000। कितना हुआ प्रोडक्शन? 4,000। क्या डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। तो बताओ 4,000 यूनिट्स ने ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना किया होगा? 40,000। और ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड्स कितने आए हैं? 50,000 के। और एक्चुअल तो एंड में ही पता चलेगा बेटा। एक्चुअल तो कब पता चलेगा? एंड में ही पता चलेगा। उसके पहले पता नहीं चलने वाला है। उसके पहले पता चलने वाला नहीं है। एक्चुअल तो एंड में ही पता चलेगा। तो बताओ आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हुए? 40। और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने आए? 50। तो क्या 10 का डिफरेंस आया? तो बताओ 10 का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? ये 10 का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? यार रिस्पॉन्स नहीं करते बच्चे तो गजब है यार। ऐसे ही पढ़ाने का मूड नहीं आएगा। कुछ तो कॉमन सेंस अप्लाई करते होंगे ना बच्चे यार। ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? ऑफ कोर्स अंडर एब्जॉर्प्शन है यार। ऑफ कोर्स ये कौन सा एब्जॉर्प्शन है? अंडर एब्जॉर्प्शन है। क्योंकि ये मेरे हाथ में 4,000 यूनिट्स है, 4,000 यूनिट्स है टोटल मिला के। तो ये 4,000 यूनिट्स ने कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब किया? 40,000। 10 रुपए की 10 रुपीज एब्जॉर्प्शन रेट है ना, ओवरहेड रेट है। उसके हिसाब से उसने 40,000 रुपए का ओवरहेड एब्जॉर्ब किया। बोलो है ना। हाँ किया। और एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? एक्चुअल ओवरहेड्स कितना आया? 50 का। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड करने के लिए किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्चुअल को एब्जॉर्ब के साथ कंपेयर करोगे। एक्चुअल को एब्जॉर्ब के साथ कंपेयर करोगे। किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्चुअल को एब्जॉर्ब के साथ कंपेयर करोगे। समझ में आ गया? तो बताओ यहां पे एक्चुअल ओवरहेड्स 50 हैं और एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितना है? एब्जॉर्ब भी बोलो रिकवर्ड भी बोलो, वन इन द सेम थिंग। तो 10,000 का क्या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ? तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं समझा रहा हूं।
ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, करेक्ट? बोलो हाँ। यहाँ पे सेल्स लिखा है 100 रुपए का, और यहाँ पे सारे एक्सपेंस आते हैं ना, बोलो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। सारे एक्सपेंस आते हैं। एक्सपेंस आया है 60 रुपीज का, तो बताओ प्रॉफिट कितने का आएगा? 40 रुपीज का। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? लेकिन दोस्तों हुआ यूं कि गलती से यहां पे 60 की जगह पे 50 लिख दिया, गलती से यहां पे 60 की जगह पे क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। तो बताओ एक्सपेंस ज्यादा लिखा, ओवर लिखा या अंडर लिखा? ज्यादा लिखा या कम लिखा? एक्सपेंस ज्यादा लिखा कि कम लिखा? मैं जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पर आंसर दो भाई। एक्सपेंस ज्यादा लिखा कि कम लिखा? कम लिखा। तो इस एरर की वजह से दिक्कत क्या होगी? क्या आपका प्रॉफिट 50 से ज्यादा आएगा? अरे 10 से ज्यादा आएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 50 आएगा। बोलो हाँ है ना? अगर 60 लिखा होता तो 60 लिखा होता तो प्रॉफिट कितना होता? 40। लेकिन गलती से 50 लिखा, 50 लिखा मतलब आपने एक्सपेंस को अंडर लिखा, अंडर वैल्यू किया, कम लिखा, तो प्रॉफिट क्या 50 का आया? तो एक्सपेंस कितने से कम लिखा? 10 रुपीज से। 10 रुपीज से एक्सपेंस कम लिखा तो प्रॉफिट 10 रुपये से ज्यादा आया। तो क्या प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए क्या अंडर वैल्यूएशन क्या माइनस कर सकता हूं क्या? तो माइनस कर दूंगा तो क्या प्रॉफिट 40 रुपीज करेक्ट हो जाएगा क्या? ये जो मैंने बोला ये समझा कि नहीं समझा? 100% समझ में आया क्या ये? तो अगर ये समझ में आया है तो ये समझ में आना चाहिए। बताओ आपने जब प्रोडक्शन किया तो कितने का अंडर एब्जॉर्प्शन किया? खर्चा कितना कम लिखा? क्या आपने 10 अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब खर्चा कम लिखना, एक्सपेंस को कम लिखना, ओवरहेड्स को कम लिखना। तो आपने कितना खर्चा कम लिखा? क्या 10,000 का खर्चा कम लिखा? तो उससे प्रॉफिट क्या 10,000 से ज्यादा होगा? जैसे आपने 10 रुपये से यहां पे खर्चा कम लिखा तो क्या 10 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया था? खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। लेकिन गलत है ये। और वो गलत प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए कि 10 रुपए का अंडर वैल्यूएशन माइनस कर दिया आपने, तो प्रॉफिट करेक्ट हो गया। तो बताओ मुझे, एक्चुअल एक्सपेंस, एक्चुअल ओवरहेड्स तो आया था 50 का और हमने लिखा था कितना? 40 लिखा था। उसका मतलब खर्चा कम लिखा था, तो क्या 10,000 से प्रॉफिट ज्यादा होगा? इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट तक आने के लिए क्या अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस करना पड़ेगा? इसमें किसी को डाउट है तो पूछोगे, सोचो और मुझे डाउट पूछो, तब तक मैं पानी की बॉटल लेके आया। एकदम क्लियर है? डाउट है तो पूछोगे? परफेक्टली क्लियर? कोई भी डाउट? ओके यार, बच्चे बोलते नहीं, मजा नहीं आती बच्चों को पढ़ाने में यार, बोर होता है। केस बी, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है? 55,000। और बजटेड कितना था? लेना तो ये एग्जांपल ही लेना है जो ऊपर लिया था, ये एग्जांपल के साथ ही चलेंगे। बजटेड मतलब एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितना था? 55, सॉरी एस्टिमेटेड 50 था और एक्चुअल कितना हुआ? 55। यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूं क्या आपके लिए? कर ही लेता हूं, रुक जाओ, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, हमने ओवरहेड को जब एस्टिमेट किया था तो कितने का एस्टिमेट किया था? 50 का। और प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया था तो कितने का एस्टिमेट किया था? 5 का। और सिचुएशन क्या आ रही है बताओ? एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए? एक्चुअल ओवरहेड्स तो एंड में पता चलेगा ना। एक्चुअल ओवरहेड्स 55 के हुए और एक्चुअल प्रोडक्शन भी कितना हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन 5,000 हुआ। करंट ईयर में प्रोडक्शन कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। तो मुझे बताओ 5,000 यूनिट्स ने
क्या प्रोडक्शन जैसे जैसे हुआ होगा वैसे वैसे क्या उसने पर यूनिट 10-10 रुपया एब्जॉर्ब किया होगा? बोलो हाँ या ना? उसने कितना एब्जॉर्ब किया होगा? 10-10 रुपीज एब्जॉर्ब किया होगा। हाँ, उसने 10-10 रुपीज क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना हुआ, रिकवर्ड कितना हुआ? रिकवर्ड ओवरहेड्स है 50,000 रुपीज। रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 50,000 रुपीज हैं। बोलो हाँ या ना? तो बताओ। और रिकवर्ड ओवरहेड्स को, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को किसके साथ कंपेयर करोगे? एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे। मेरे हाथ में 5,000 यूनिट्स हैं और 5,000 यूनिट्स ने कितने 10-10 रुपए के हिसाब से कितना ओवरहेड्स, कितना एक्सपेंस एब्जॉर्ब कर लिया? 50 का। लेकिन एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ? 55 का हुआ। 50 उसने लिखा, प्रोडक्ट में 50 गया, लेकिन एक्चुअल हुआ कितने का? 55 का हुआ। तो क्या अंडर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं हुआ? वापस। तो अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड करने के लिए किसको किसके साथ कंपेयर करोगे? रिकवर्ड ओवरहेड्स को, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करेंगे, तब जाके हमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पता चलेगा। तो बताओ, अंडर एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड ओवरहेड्स। तो क्या 5,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन होगा? तो आपने खर्चा 5 से कम लिखा, तो प्रॉफिट 5 से ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, समझ में आया? इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। ये करेक्ट प्रॉफिट में से क्या होना चाहिए? डिडक्ट होना चाहिए टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? सबको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है क्या? वंडरफुल। नेक्स्ट केस बताओ। बजटेड ओवरहेड्स कितना था? बोलो, बजटेड कितना था? बोलो पहले फटाफट। 50,000। बजटेड यूनिट्स कितने थे? 50,000। एक्चुअल कितना आया? 50। हाँ, बजटेड भी 50 था, एक्चुअली 50 आया, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स कितने आए? 6,000। तो क्या एक्चुअल यूनिट्स ने 10-10 रुपए के हिसाब से क्या 60,000 रुपए एब्जॉर्ब किया होगा? क्या एक्चुअल यूनिट्स ने 10-10 रुपीज के हिसाब से 60,000 एब्जॉर्ब किया होगा? तो रिकवर्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है? 60। मेरे हाथ में 6,000 यूनिट्स है, उसने 10-10 रुपए के हिसाब से क्या 60,000 रुपीज के एब्जॉर्ब करके रखा है? बोलो हाँ ना? और एक्चुअल खर्चा कितना आया? 50 का। एक्चुअल खर्चा कितना आया? 50 का। आपने 60 प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब प्रोडक्ट का एक्सपेंस लिखा होगा, तो यहां पे मान के चलो 1,00,000 रुपया है, और यहां पे आपने एक्सपेंस कितना लिख दिया? 60,000 का। तो बताओ प्रॉफिट कितना आया? 40,000। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस तो 50 का ही हुआ है। तो क्या आपने एक्सपेंस 10 से ज्यादा लिखा? तो एक्सपेंस 10 से ज्यादा लिखने की वजह से एक्चुअल तो 50 का ही हुआ है ना। तो आपने 60 का एक्सपेंस लिखने की वजह से क्या आपका प्रॉफिट 10 से कम हो गया होगा? तो क्या करेक्ट करने के लिए क्या 10,000 का प्रॉफिट क्या ऐड कर दूं? क्या 10,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन क्या ऐड कर दूं? क्या तो क्या करेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बोलो हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड करोगे? रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं? रिकवर्ड ओवरहेड 60,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 50,000। तो बताओ ओवर एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा? क्या 10,000 का हो जाएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब प्रोडक्ट में खर्चा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा ज्यादा लिखा, और एक्सपेंस ज्यादा लिखने से प्रॉफिट तो कम ही होना है, जो गलत है। तो जो कम हो गया है प्रॉफिट 10,000 से, उसको ऐड बैक कर दो। इन दिस सिचुएशन ओवर एब्जॉर्प्शन शुड बी एडेड बैक टू प्रॉफिट टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट। देखो कल मैंने ये नहीं समझाया था, ये पॉइंट कल जानबूझ के नहीं समझाया था। क्यों पर्पसफुली नहीं समझाया था मैंने? ये अगर समझा देता ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। क्योंकि पहले तो आपका ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन पे कंट्रोल आना जरूरी था, तो आज थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया आपको। यू गॉट द कंट्रोल ओवर इट। नाउ यू गॉट द कंट्रोल ओवर इट, सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ऐड करना है कि लेस करना है, ऐड करना है कि लेस करना है। कोई दिक्कत इसमें? बताओ एक्चुअल ओवरहेड्स कितने का है? 45,000। एक्चुअल यूनिट्स कितना है? 5,000। बजटेड कितना था? 50,000। बजटेड ओवरहेड्स कितना था? 50,000। बजटेड यूनिट्स कितने थे? 5,000। करेक्ट है। तो एक्चुअल कितना हुआ? 45,000। और एक्चुअल यूनिट्स भी कितने हुए? फिर 5,000। तो एक्चुअल यूनिट्स क्या ओवरहेड रिकवर करेगा? बताओ रिकवर्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 5,000 इंटू 10 50,000। और एक्चुअल कितने हैं? 45,000। एक्चुअल कितने हैं? 45,000। तो क्या 5,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ क्या वापस? तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्या 5,000 के वापस एड बैक कर देंगे क्या? कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? क्योंकि ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करोगे, आगे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है।
कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। डाउट है तो पूछो, कंफ्यूजन तो पूछो फटाफट। 100% समझ में आ गया? चलो गुड। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ना सीओजीएस का एक एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, रेगुलर बैच में। किसी को याद है सीओजीएस क्या होता है? किसी को याद है सीओजीएस क्या होता है बेटा? अरे बोलो भाई बोलो, क्या होता है दोस्तों? टक 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 टक। हाँ तो बोलो ना क्या होता है। हाँ तो करीना क्या होता है? रूपा क्या होता है? What is meant by COGS? What is meant by COGS? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है। हाँ डिफरेंस है राहुल, कल वाला लेक्चर देख ले, समझ में आ जाएगा। अब समझाने जाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। सीओजीएस में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, जो गुड्स सोल्ड हुआ उसकी कॉस्ट, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। करीना ने फॉर्मूला बता दिया। वेरी वेरी गुड, बात तो सही कर रहे बच्चे, बात गलत नहीं बोल रहे। सुनना मेरी बात को, मैं समझाता हूं। मैं जरा वीडियो म्यूट करता हूं तो आगे लिखने में आसानी है मुझे। क्या लिखा हूं यहाँ पे? ओपनिंग, परचेज, सेल्स और यहाँ पे क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक है 10 यूनिट्स का, तो 100 की ये 1000 का है। 90 यूनिट्स और परचेज किए तो 900 यूनिट्स और हो गया। नहीं तो ये हो गया 10 रुपीज के हिसाब से 9000। हाँ ठीक है, 10 रुपीज के हिसाब से 9000 रुपीज। ओके, मुझे बताओ सेल्स कर दिया 90 प्लस 10 70 यूनिट्स का, और सेल्स किया 20 रुपीज में 1400। बताओ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा? हाँ मैं गलत लिख रहा हूँ ना ये? करेक्ट है, करेक्ट है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आएगा 30 यूनिट्स का, और ये कैसे आ जाएगा? 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 300 रुपीज। मान के चलो डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जीरो है। तो जीपी कितना आ जाएगा? कोई करके बताएगा जीपी कितना आ रहा है? 1700, 1700 में से 100 माइनस करो, 1600, 1600 में से 1000 माइनस करो, तो ये 700। करेक्ट है? हाँ 700 का जीपी आ गया क्या? इसमें कोई दिक्कत है? बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर करोगे। आप आंसर दोगे ना तो मुझे पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे ना तो बेटा मुझे बोर हो रहा है। अब मैं खाना खा के बैठा हूँ बेटा, मुझे नींद आ रही है। बोलो हाँ। आपने खाना खा लिया क्या बेटा? खाना वाना हो गया क्या आपका? खाना खा के कभी कॉस्टिंग नहीं पढ़ते बेटा, खाना खाने से पहले पढ़ते हैं। तो खाना खाने के बाद तो जबरदस्त नींद आती है। नहीं खाया, सब बच्चों ने खाना नहीं खाया, बेचारे बच्चे, बेचारे बच्चे। तो आप क्या इतना लेट खाते हो क्या खाना? मुझे लग रहा है कि डिनर का टाइम हमारा 6:30 का होता है, तो तुम्हारा तो लंच का टाइम क्या 6:30 6:30 का होता है क्या? अच्छा, राहुल बोल रहा है आपका क्लास है, हाँ इसलिए खाना नहीं खाया। ब्रंच करते हैं, करीना बोल रही है।
ओके चलो एनीवे बच्चे गजब हैं सर। लॉकडाउन में सब लेट होता है भाई। अथर्व तुझे कौन सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? तेरे को घर पे क्या तुझे खाना बना पकाना या कोई कोई झाड़ू पोछा करना होता है क्या तेरे को घर पे भाई? अथर्व क्या सब लेट होता है? तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ऐश है भाई तेरे तो। सब बच्चों के ऐश है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्या दिक्कत है? लेकिन सर घर के बाहर नहीं जा सकते ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऐसे बोला जैसे तेरी शादी हो गई है। क्या नहीं पता भाई मुझे? मुझे सब कुछ पता है। पूछ मुझे क्या नहीं पता है मुझे। चलो एनीवे ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। इतना तो पता होगा। नहीं पता है तो सुन लो। जो भी अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड आता है उसका नेचर क्या हो जाता है? नॉमिनल हो जाता है। और उसका रूल क्या बनता है? वैक्सीन कब आएगी बेटा? हाँ हाँ, मेरे अंकल ही वैक्सीन वैक्सीन बना रहे बेटा। जैसे ही मेरे अंकल ने मुझे बोल दिया ना कि वैक्सीन कब आ रही है मैं तुझे बता दूंगा मयूरेश। मेरे अंकल ही उस पर रिसर्च कर रहे हैं बेटा। मेरे अंकल साइंटिस्ट है बेटा, डोंट वरी। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जैसे वैक्सीन आती है बेटा, तुरंत बता दूंगा। तो बताओ। हाँ, मयूरेश बोल रहा है क्या मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा? हाँ, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल है। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है भाई मयूरेश, अगर मुझे पता होता ना बेटा वैक्सीन कब आती है आने वाली है तो बेटा मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे मेरे पास न्यूज आएंगे बेटा, ठीक है? ओके। ध्यान दो अभी। मुझे बताओ, अगर ये इन सारी इनकम को अगर क्रेडिट करना है दोस्तों, सारी इनकम को अगर क्रेडिट करना है, सारे एक्सपेंस को अगर डेबिट करना है, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि बचपन में क्यों ऐसा सिखाया मैडम ने। मैडम क्यों ऐसा गलत गलत सिखाती थी हमें? मुझे भी मैडम पढ़ाती थी बेटा। जब मैं आपकी तरह छोटा बच्चा था ना तो मैडम ही पढ़ाती थी मुझे। और अगर आप भी गलती से टीचर बनोगे ना तो ऐसा गलत गलत मत सिखाना बच्चों को, सही सही सिखा के आना। आप में से जो भी टीचर बनेगा वो सही सिखाएगा, गलत नहीं सिखाएगा बच्चों को। मैडम ने ये क्यों सिखाया ऐसा? जब हम कहते हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और ये क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम है ही नहीं, ये तो इनकम है ही नहीं, तो फिर इनकम में क्रेडिट क्यों किया? तो ये क्रेडिट क्यों किया दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम नहीं है ना। जो स्टॉक सोल्ड आउट नहीं हो काय की इनकम दोस्तों? यार कॉमन सेंस तो यही कहता है जो सोल्ड आउट ही नहीं हुआ हो किस बात की इनकम दोस्तों? सोल्ड आउट हुआ होता तो इनकम होती, सोल्ड आउट हुआ होता तो इनकम होती, लेकिन जो सोल्ड आउट ही नहीं हुआ है वो इनकम किस बात की? समझे? तो फिर तो उसका मतलब ये हुआ ये रूल गलत है। या तो जो मैडम ने पढ़ाया था यही पढ़ाया था ना, क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। बोलो हाँ, मैडम ने तो यही पढ़ाया था। हाँ मैडम ने तो यही पढ़ाया था, हाँ यही पढ़ाया था, हाँ यही पढ़ाया था। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? करीना तेरी मैडम ने क्या पढ़ाया था तेरे को बेटा? रूपा तेरी मैडम ने क्या पढ़ाया था तेरे को? और कौन कौन है? मयूरेश टकलेश, मयूरेश टकलेश, हाँ रशिका, गिने चुने बच्चे हैं। हाँ सर यही पढ़ाया था, सब ऐसे ही पढ़ाया था। देखो मैडम ने तो सच सही पढ़ाया था बेटा, हाँ यही पढ़ाया था। तो बस बात वही है, दिक्कत वही है दोस्तों। यही समझना है कि ये क्या है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। हुआ यूं, आपने हमारे पास ओपनिंग में 10 यूनिट्स थे। मैं यूनिट्स लिख रहा हूं अभी फिलहाल। हमने परचेज कितने यूनिट्स किए? 90। और हमने सेल्स किया था 70 यूनिट्स का। मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, आप मुझे आंसर करना। क्या 70 यूनिट्स के सेल्स से क्या हम 100 यूनिट्स का एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं? क्या 70? मयूरेश बोल रहा है सर मैं साइंस में हूं, साइंस में था, ऐसे बोल।
और मैं अभी पढ़ रहा है। भाई मयूरेश, मैं भी साइंस में था और मैं आज पढ़ा रहा हूं, क्या दिक्कत है भाई उसमें? कॉमन सेंस वाली तो बात है भाई। मैंने साइंस किया है बेटा, साइंस से कॉमर्स में आया हूं, और आप लोगों का दिमाग खा रहा हूं। नहीं, आप मेरा दिमाग खा रहे हो। हाँ, ऐसा है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। नहीं, आप पूछ रहे थे ना, पढ़ाया था क्या? अच्छा अच्छा, इसलिए तूने वो आंसर दिया था क्या? ओके ओके ओके, गलत डांट दिया बेटा तुझे। ओके, एनीवे, मयूरेश, साइंस तेरे को समझ में ही नहीं आया होगा बेटा। साइंस अपने से बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए हम कॉमर्स में आते हैं। पता है क्या तेरे को? साइंस हमारे बस की बात नहीं है। अगर साइंस बन के अब साइंस में तू पढ़ गया होता बेटा, आज तो तू कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढता होता बेटा। साइंस कहाँ समझ में आती है हमें? सुनो, मुझे मुझे अभी ना डिस्ट्रैक्ट मत करो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अगर ये क्लोजिंग यहां नहीं लिखते तो देखो कितना गलत होता, कितना गलत होता। सर क्या गलत होता? हम 70 यूनिट्स के सेल्स से क्या 100 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर देते? और ये कोई भी एंगल से मैच नहीं हो रहा है ना। 70 यूनिट सेल्स कर रहे हो और उसमें से कॉस्ट कितने यूनिट्स की माइनस कर रहे हो? 10 प्लस 90 कितना हो गया? 100 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस कर रहे हो। क्या ये कोई भी एंगल से कमेंसुरेट हो रहा है, मैच हो रहा है? हाँ ना में आंसर करना है एटलीस्ट। अगर ये क्लोजिंग यहां पे नहीं लिखा होता तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। आपका जीपी गलत आता, जीपी आपका गलत आता। और कॉमन सेंस तो ये कहती है कि 70 यूनिट्स के सेल्स से 70 यूनिट्स की कॉस्ट ही माइनस होनी चाहिए। कितने यूनिट्स की कॉस्ट माइनस होनी चाहिए? 70 यूनिट्स की ही कॉस्ट माइनस होनी चाहिए। 70 यूनिट्स के सेल्स से कितने यूनिट्स की कॉस्ट माइनस होनी चाहिए? 70 यूनिट्स की ही कॉस्ट माइनस होनी चाहिए। इसीलिए क्लोजिंग लिखते हैं हम यहां पर दोस्तों। इसीलिए क्या लिखते हैं? क्लोजिंग लिखते हैं यहां पर। देखो मैथमेटिकली क्या हो गया। क्लोजिंग इसीलिए नहीं लिखा जाता है कि वो इनकम है। क्लोजिंग इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें जितने यूनिट सेल्स किया है उतनी की कॉस्ट को माइनस करना है। अब बताओ क्लोजिंग में कितने यूनिट्स थे? 30 यूनिट्स थे। जैसे ही 30 आपने यहां पे लिखा, मैथमेटिकली क्या हो गया? ये मैथमेटिकली क्या हो गया देखना। मैथमेटिकली कुछ ऐसे हो रहा है, मैथ्स ये बोल रहा है 10 प्लस 90 कितना हो गया? 100। 100 में से 30 माइनस करो, ये तीनों वैल्यूज को बराबर से देखो। दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना होता है? 10 प्लस 90, 100, 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। और ये सेल्स भी कितने का हो गया? 70। 70 के सेल्स से 70 यूनिट्स की कॉस्ट। तो क्या हमें करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो यस और नो। नहीं समझे बच्चे मेरी बात को? डिड यू गेट माई पॉइंट? क्लोजिंग लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर ये क्लोजिंग यहां पे नहीं लिखते तो मैथमेटिकली मिसमैच हो रहा है। 70 यूनिट्स का सेल्स और 100 यूनिट्स की कॉस्ट, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। इसीलिए जैसे ही क्लोजिंग हमने यहां पे लिखा, जैसे ही हमने क्लोजिंग यहां पे लिखा, मुझे बताओगे, जैसे ही हमने क्लोजिंग यहां पे लिखा मेरे दोस्तों, तो 10 प्लस 90, 100, 100 माइनस 30, क्या 70 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई? कितने यूनिट्स की कॉस्ट आ गई? क्या 70 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई? बोलो हाँ या ना। क्या 70 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई? बोलो हाँ या ना। हाँ, 70 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। सुनो मेरी बात को ध्यान से। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या बन जाता है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ 10 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपीज। हमने कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 90। कितने में? 10 रुपीज ईच। तो क्या 900 में परचेज किए थे क्या? हाँ। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 यूनिट्स एट द रेट ₹10 ईच। तो बताओ कितने का होगा? क्या 300 रुपीज का होगा? क्या 300 रुपीज का होगा क्या? तो मुझे बताओ, 100 प्लस 900 माइनस 300, तो ये कितना हो गया? 1000 माइनस 300। क्या ये 700 हो गया क्या? और ये 700 क्या है? 700 है कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड आउट हुए हैं, कितने यूनिट सोल्ड आउट हो गए हैं 70, उसकी कॉस्ट, 70 यूनिट जो सोल्ड आउट हुए हैं उसकी कॉस्ट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि 10 प्लस ये तीनों का जो टोटल है, क्या ये 70 यूनिट्स आता है कि नहीं आता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्या आता है? 70 यूनिट्स ही आता है ना। तो ओपनिंग की कॉस्ट कितनी? 100, परचेज की कॉस्ट कितनी? 900, क्लोजिंग की कॉस्ट कितनी? 300। तो बताओ सीओजीएस कितना आया? 700। तो माय क्वेश्चन टू यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70 यूनिट्स जो हमने सोल्ड आउट किए थे, कितने में? 1400 में। तो क्या वो ही 70 यूनिट्स की क्या कॉस्ट है? बोलो हाँ है ना? क्या वही 70 यूनिट्स की कॉस्ट है? बोलो हाँ है ना? हाँ है। तो अब मुझे बताओ, मैं आपसे कॉमन सेंस कहूं, बताओ आपका आंसर क्या आया था? जीपी का आंसर क्या? 700 रुपीज आया था। हाँ सर 700 रुपीज आया था। मुझे बताओ, लिखना तो ऐसे लिखते तो हम ऐसे ही है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओपनिंग यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपया, हम परचेज यहाँ पे लिखते हैं 900 रुपीज, हम यहाँ पे सेल्स लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 1400। हम यहाँ पे क्लोजिंग लिखते हैं, कितना था? 300 रुपीज। मुझे बताओ, ऐसा ना लिख के क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ या ना में आंसर करना। क्या मैं डायरेक्टली सेल्स यहाँ पे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। कितना? 1400। और मैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली सीओजीएस लिख सकता हूँ? 700। तो बताओ जीपी कितना आएगा? 700। जीपी कितना आएगा? 700। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 3 वैल्यूज, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको इग्नोर करता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। बचपन में मैडम ने यही सिखाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है, लेकिन उसको इग्नोर करता हूं। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या ये सीओजीएस बनता है? बोलो हाँ या ना। मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिखूं तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है उससे? इससे भी जीपी कितना आया था? 700 ही आया था। तो इससे भी जीपी कितना आएगा? 700 ही आएगा। तो बताओ क्लोजिंग लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लोजिंग लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, अगर आपने क्लोजिंग नहीं लिखा होता तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कुछ अलग आता। एक तो नंबर 1 करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था, एंड नंबर 2 जितने यूनिट सोल्ड आउट हुए उतनी की ही कॉस्ट अगर माइनस करनी है। और कॉमन सेंस तो यही कहता है ना, हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, जितने यूनिट सोल्ड आउट करोगे उतनी की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। 70 यूनिट सोल्ड आउट किया तो ये भी कितने की कॉस्ट है? 70 की तो कॉस्ट है 700। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग यहां पे लिखते हैं। या तो आप इस तरह से लिखो तो भी चलेगा, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्या होगा? जीपी, क्योंकि सीओजीएस में ओपनिंग भी है, उसमें परचेज भी है, तो क्लोजिंग माइनस भी हुआ, क्लोजिंग माइनस भी हुआ। अब समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। वापस समझाऊंगा। इफ यू अंडरस्टूड देन से यस, इफ यू डिडंट देन से नो। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। समझ में आया क्या? वेरी गुड। समझ में आ गया क्या? सीओजीएस का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? अभी देखो मैं समझा देता हूं आपको कल क्या पढ़ना है। अभी अभी इसको नहीं, अभी ये ना अभी लेक्चर अपडेट करवा देता हूं मैं आपका। कल हमें ये पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और हमें बनाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां पे देखो सीओजीएस का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा? सीओजीएस। तो मैं कल सिखाऊंगा नहीं आपको सीओजीएस। अब सीओजीएस समझ में आ गया क्या आपको? करेक्ट ना? और देखना, ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन भी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन आ रहा है ना। तो ओवर एब्जॉर्प्शन लेस करते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ऐड करते हैं, ये भी नहीं सिखाऊंगा। इसीलिए ये सब कराने के लिए मैंने आज आपका पहले बेस बना दिया। क्या बना दिया? आज आपका पहले बेस बनाया। अगर ये बेस नहीं होता तो आपको ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नहीं आता। इनकम स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना सीखना है तो ये बेस का होना बहुत जरूरी था। ये बेस का होना बहुत जरूरी था। एब्जॉर्प्शन रेट क्या है ये भी समझ में आना बहुत जरूरी था। रिकवरी रेट क्या है ये भी समझ में आना बहुत जरूरी था। ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे करवाते हैं ये भी समझ में आना जरूरी था। हम रिकवरी रेट कैसे फाइंड करते हैं ये भी समझ में आना बहुत जरूरी था। तो कल मैं आपको जो मुझे जहां पे मुझे लेके जाना था, कल मैं वहां पे लेके जाऊंगा आपको। और उसका नाम क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मार्जिनल अप्रोच से कैसे बनाएंगे। कल मार्जिनल कॉस्टिंग रिवाइज कर लेना। मैं अब भी करवाता हूं साक्षी। मैं अभी उसको अपडेट करवाता हूं। 5 मिनट में 10 मिनट में करवाता हूं।
तो उसको रिवाइज भी कर लेना एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग को, क्योंकि कल मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग सेज दैट ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, करेक्ट है? तो उसका भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और ये जो कल तक जो सिखाया है, आज तक जो सिखाया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट ये दोनों इसमें अप्लाई होंगे। तो अप्लाई करने के लिए मेरे बच्चों आपको ये करना है। तो चलो गाइस, विल सी यू टुमारो, ठीक है? हम कल मिलेंगे बेटा, सेम टाइम 1:30।